नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा पेपर है वो है लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट। इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था, जिसका फर्स्ट मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया था। इसमें सेकंड मॉड्यूल है, तो देखते हैं कि सेकंड मॉड्यूल क्या है और उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो सेकंड मॉड्यूल है वो है लर्निंग प्रोसेस एंड मोटिवेशन। इसमें आपको पढ़ना है कि लर्निंग की प्रोसेस कैसे होती है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है और मोटिवेशन क्या है। तो सबसे पहले है 2.1, जिसमें सेंसेशन, डेफिनेशन एंड सेंसरी प्रोसेस आपको पढ़ना है। सेंसेशन की बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंसेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंसर्स होते हैं, हमारे सेंसर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बाहरी वातावरण की उत्तेजनाएं होती हैं उसको ग्रहण करती हैं और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ये हमारी अनुभूति की पहली अवस्था होती है। अगर हमारे पास सेंस नहीं होगा तो हम नॉलेज ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसलिए गेटवे ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं हम ज्ञानेंद्रियों को। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आंखों द्वारा प्रकाश को देखना, मतलब जो भी सेंसेस हैं आपके, आईज क्या करती हैं? देखने का काम करती हैं। ईयर क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। नोज क्या करते हैं? स्मेल करने का काम करते हैं। तो जितने भी सेंसेस हैं उनको आप एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब प्रोसेस की बात करें संवेदी प्रक्रिया की, तो इसके निम्नलिखित स्टेप होते हैं। पहला है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई बाहरी या आंतरिक परिवर्तन जो इंद्रियों को प्रभावित करता है, जैसे रोशनी हो गई, ठीक है, ध्वनि हमें सुनाई देती है, स्मेल हो गया, स्वाद हो गया, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है ग्रहण, रिसेप्शन। इंद्रियां जो होती हैं उस उत्तेजना को ग्रहण करती हैं। जैसे आंखें रोशनी को पकड़ती हैं, या फिर कान क्या करते हैं, जिस तरफ से आवाज आ रही होती है उस तरफ उसको रिसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण, यानी कि ट्रांसमिशन। इसमें तंत्रिकाएं उस जानकारी को मस्तिष्क तक भेजते हैं। जो भी चीजें हम रिसेप्ट करते हैं उसके बाद क्या होता है, उस जानकारी को मस्तिष्क तक भेजने का काम करते हैं। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, लास्ट प्रोसेस होती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मस्तिष्क उस जानकारी की व्याख्या करता है जिसे हम उसे एक अनुभूति के रूप में अनुभव करते हैं। मतलब जो भी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं उनको शब्दों में पिरोते हैं इंटरप्रिटेशन में। अब हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो आपकी आई हो गई, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया और स्किन हो गया, ये सारी आपकी सेंसरी प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2.2। 2.2 जो है आपका अटेंशन, डेफिनेशन एंड अफेक्टिंग फैक्टर। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान की बात करें, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। ध्यान क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। मतलब अगर हमारा मन नहीं होता है तो हम किसी तरफ ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए एक मेंटल प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी विषय वस्तु, विचार या क्रिया पर अपना मानसिक फोकस केंद्रित करते हैं। अन्य अप्रासंगिक बातों को अनदेखा करते हैं। मतलब जो भी विचार वस्तु होती है उस पर हम अपना मानसिक फोकस तभी कर पाते हैं जब हमारा मन होता है, ठीक है। जैसे पढ़ाई करते हैं बहुत बार, तो बहुत बार हमारा मन नहीं होता तो हमसे पढ़ाई नहीं होती, या फिर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो उस तरफ ध्यान जाता है, किताब की तरफ ध्यान कम जाता है, तो हम ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं। नेचर ऑफ स्टिमुलस, मतलब जो नई तीव्र, रंगीन या गतिशील होती है वो अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा चमकदार है, रंग बहुत ज्यादा तेज है, कम है, या बहुत तेज की आवाज हुई तो वो भी अपनी तरफ कैच करने का काम करती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, व्यक्तिगत रुचि। व्यक्ति जिस चीज में रुचि रखता है उस पर ध्यान आसानी से केंद्रित करता है। जैसे आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो अगर कहीं क्रिकेट चल रहा होगा तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। नेक्स्ट है मूड। अगर आपका मूड होता है, व्यक्ति का मानसिक भावनात्मक स्थिति ध्यान को प्रभावित करती है, जैसे उदासी में ध्यान भटकता है। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपने किसी चीज का पहले से अनुभव किया है तो उस तरफ भी आपका ध्यान केंद्रित होता है, जैसे डॉक्टर का तुरंत रोग पहचान। नेक्स्ट है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। जिस कार्य के प्रति व्यक्ति अधिक प्रेरित होता है, जैसे आप बहुत ज्यादा, आपकी इच्छा शक्ति होती है कि इस काम को करें, बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। जैसे परीक्षा में पास होना है तो आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थकान और स्वास्थ्य।
थका हुआ अस्वस्थ व्यक्ति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन होते हैं। आई होप ये फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। परसेप्शन, डेफिनेशन एंड टाइप्स की बात करें तो परसेप्शन जो है ग्रहण या दृष्टिकोण बोल सकते हैं। इसकी जो परिभाषा है, परसेप्शन जो है ये भी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को मस्तिष्क में क्या करते हैं, संगठित करते हैं, व्याख्यायित और अर्थपूर्ण रूप में अनुभव करते हैं। मतलब जो भी हमारी जानकारी, जो भी हम सेंसेस के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं उसको क्या करते हैं, मस्तिष्क में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेट करते हैं, उसके अर्थ या मीनिंगफुल रूप में उसे अनुभव करते हैं। जैसे दो लोगों की बातें सुनकर समझना कि वो ये झगड़ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ परसेप्शन की बात करें तो विजुअल परसेप्शन है, आंखों द्वारा वस्तुओं को देखना और पहचानना। नेक्स्ट है ऑडिटरी परसेप्शन, कानों से ध्वनि को सुनना और समझना। नेक्स्ट है ग्रांड ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, स्मेल को हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेस्ट्री परसेप्शन, इसमें हम टेस्ट को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्टाइल परसेप्शन, जिसमें हम गरम, ठंडा, चिकना, खुरदुरा इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पैशियल परसेप्शन, इसमें वस्तुओं की स्थिति, दूरी, गति को समझ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल गाड़ी कितनी दूर है, किस दिशा से आ रही है, इन चीज़ों को हम परसेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका 2.4, मेमोरी, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मेमोरी, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसमें हमें पढ़ना है मेमोरी क्या होती है, थिंकिंग क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेमोरी यानी कि स्मृति। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूर्व में सीखी गई या अनुभव की गई जानकारी को स्टोर करके रखते हैं और रिटेन रखते हैं, समय आने पर उनको रिकॉल कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ अगर हमने सुनी और उस पर ध्यान दिया तो वो हमारी मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो जाती है, और जब वो स्टोर हो जाती है तो जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे रिकॉल कर पाते हैं। बहुत बार हम भूल जाते हैं, तो जब भूलते कब हैं, जब हम उसको सही से स्टोर नहीं कर पाते। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला है इनकोडिंग। अगर हम मेमोरी प्रोसेस की बात करें तो पहली है इनकोडिंग, और दूसरी जो है वो है स्टोरेज, और तीसरी है रिट्राइबल बोल सकते हैं, तीसरी जो है वो रिट्राइबल है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं याद करने के लिए। इनकोडिंग का मतलब जब भी हम कुछ ध्यान से सुनते हैं और उसको कोड करके रखते हैं, ठीक है, जैसे ट्रिक बना लेते हैं अच्छे से ध्यान देकर, और फिर वो अच्छे से हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है और उसके बाद जब भी ज़रूरत होती है तो हम उसे रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक सूटकेस है, तो उसमें जब हम कपड़े फोल्ड करके रखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, दैट इज इनकोडिंग, और उसको उठा के सूटकेस में रखते हैं, दैट इज स्टोरेज। और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, जहाँ से ज़रूरत पड़ी, जो सूट पहनना है, जो कपड़े पहनना है वो निकाल पाते हैं, दैट इज रिट्राइबल। यही हम भूलते क्यों हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे कपड़े उठाए और ऐसे उठा के बिना फोल्ड किए बैग में हमने बैग में ठूस ठूस के भर दिया। अब जब भर दिया तो वो ज़रूरत पड़ने पर उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो मेमोरी के प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार की है। पहली है सेंसरी मेमोरी, जो कुछ सेकंड तक रहती है। फिर दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ समय तक जानकारी रखती है, जैसे 20 से 30 सेकंड तक हमें चीज़ें याद रहती हैं। और नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबे समय तक, मतलब 20-30 सेकंड से लेके और लंबे समय तक। ये मतलब इसका कोई टाइम निश्चित नहीं है कि कितनी देर तक ये याद रहती है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमेशा याद रहती है। नेक्स्ट हम बात करें थिंकिंग, चिंतन क्या होता है। तो चिंतन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम जानकारी को विश्लेषित समझते हैं। जैसे हम किसी चीज की तुलना कर सकते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। मेंटल एनालिसिस करते हैं, मतलब मेंटल ऑपरेशन करते हैं जब हम कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो थिंकिंग जो है वो तीन प्रकार की है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक सही उत्तर की ओर केंद्रित होता है।
दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें क्रिएटिव और नए विचार उत्पन्न होते हैं, मतलब कुछ नई चीजें हम सोच सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो भी चीज हमारे पास नहीं, जैसे विचार हैं, सिद्धांत हैं, सिंबल हैं, उन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें, जब कोई बाधा लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट बनती है, तब उससे दूर करने की मानसिक प्रक्रिया को समस्या समाधान कहते हैं। मतलब जब हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका सोल्यूशन जब हम ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसके कुछ स्टेप हैं। पहला जो स्टेप है, समस्या की पहचान। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम होती है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं कि समस्या क्या है, किस तरीके से आई है। उसके बाद समाधान की योजना बनाते हैं कि किस तरीके से हम समाधान को लागू करेंगे। फिर समाधान को लागू करते हैं, और उसके बाद जब लागू कर देते हैं तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप हैं। अब इसकी रणनीतियाँ क्या हैं, किस तरीके से हम रणनीतियाँ बना सकते हैं। तो ये ट्रायल एंड एरर का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ईड एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, और इनसाइट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम रणनीतियाँ बना सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है 2.5 मोटिवेशन, नेचर, डेफिनेशन एंड मैस्लो थ्योरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है, मोटिवेशन क्या कहलाता है। मतलब एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। जैसे जब हमें भूख लगती है, तो हम क्या होते हैं, भूख की तरफ मतलब खाने की तरफ मतलब खाने की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा मोटिवेशन है। जैसे हमें जॉब चाहिए, तो उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा मोटिवेशन है। किसी की पर्सनालिटी हमें अच्छी लगी, हमें उसके जैसा बनना है, तो हम उसको कॉपी करते हैं। दैट इज मोटिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नेचर ऑफ मोटिवेशन की बात करें, तो जो मोटिवेशन है, इंटरनल प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति के मन और भावनाएं जो होती हैं उससे उत्पन्न होता है। गोल डायरेक्टेड होता है, हमेशा लक्ष्य उन्मुख। इसमें प्रेरणा हमेशा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कराती है। जैसे हमें जॉब चाहिए, तो ये हमारा लक्ष्य होता है जॉब, और उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है, ये नहीं कि थोड़े से समय के लिए है। इंडिविजुअल डिफरेंस, सब में अलग अलग मोटिवेशन होता है, सब अलग अलग तरीके से प्रेरित होते हैं। बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल होता है, इसमें प्रेरणा शारीरिक जरूरतों और मानसिक इच्छाओं दोनों से जुड़ी होती है। अब कुछ मैस्लो की जो थ्योरी है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, हम देख लेते हैं। तो इसमें इनका पूरा नाम अब्राहम मैस्लो था। इन्होंने मानव आवश्यकताओं को एक क्रम में 5 स्टेप बताए हैं उसके, जहाँ व्यक्ति सबसे पहले बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको पूरा करता है। तो सबसे पहले हम बात करें, तो जो मनुष्य होता है उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है कि एयर, उसे हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, मतलब आश्रय की ज़रूरत होती है, सोने की ज़रूरत होती है, कपड़ों की ज़रूरत होती है, और रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये मनुष्य की साइकोलॉजिकल नीड्स है। दूसरी आती है सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड की अगर हम बात करें, तो इसमें सुरक्षा, स्थिरता, स्वास्थ्य, और इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी है, जॉब चाहिए इंसान को, रिसोर्सेज चाहिए, हेल्थ चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। ये सारी चीज़ें सेफ्टी नीड्स में आती हैं। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग में फ्रेंडशिप चाहिए, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। मतलब इसमें मित्रता, प्रेम, परिवार और सामाजिक संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इन पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है स्टीम नीड्स, या स्टीम बोल सकते हैं। तो इसमें रिस्पेक्ट की आवश्यकता होती है, हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों से भी यही चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट करें, हम अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ और फ्रीडम चाहिए होती है। और नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, अपनी पूरी क्षमताओं को पहचानना और विकसित करना। अगर हमारी जो भी मतलब जो भी नीड्स है वो पूरी हो गई है,
तो हम उसके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, अगर नहीं हुई है तो उसके लिए रिग्रेट फील होता है। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैस्लो की हायरार्की है जो मनुष्य की आवश्यकताओं पर आधारित है। तो इसमें 5 आवश्यकताएं होती हैं। पहली है साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरी है सेफ्टी नीड्स, तीसरी है लव एंड बिलोंगिंग, चौथी है एस्टीम, और उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये कुछ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स हैं। शॉर्ट में आप इसको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है यूनिट 3 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3.1 मैक्सिम ऑफ टीचिंग। मैक्सिम ऑफ टीचिंग जो है वो हमारी जैसे हर चीज़ का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वैसे टीचिंग का भी फॉर्मूला होता है टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए। तो इसमें कुछ मैक्सिम्स हैं टीचिंग के, वो हम देख लेते हैं। तो पहला है फ्रॉम नोन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमें बच्चों को पहले वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो उनको पहले से आती हो, बाद में वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो नहीं आती। तो पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? नई जानकारी से। जो उनको सॉरी नई जानकारी से नहीं, पहले उनको जो चीज़ें आती हों वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए? जो चीज़ें नहीं आती हैं वो पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर। पहले आसान बातें सिखाएं, फिर कठिन विषय की ओर लेके जाएं। और उसके बाद नेक्स्ट है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब पहले ऐसी चीज सिखानी चाहिए जो बच्चों को पहले ठोस चीजें सिखानी चाहिए, फिर अब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेना चाहिए। जैसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रत्यक्ष चीजें दिखाएं। पहले जैसे हम किसी चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्कर बता रहे हैं, तो ये मार्कर है, इसका ये काम है, या फिर कोई और चीज है जो प्रत्यक्ष रूप में बच्चों के सामने है, उसके बारे में। फिर ऐसी चीज बतानी चाहिए जो उनके सामने नहीं है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फल दिखाकर उनको पढ़ा रहे हैं, तो ये है कंक्रीट, और अब हमने फल की पिक्चर ड्रॉ करी और उसके बारे में बता रहे हैं, ये है अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम बात करें फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर। तो पहले हम उदाहरण दें, फिर नियम या सिद्धांत बताएं। नेक्स्ट है फ्रॉम पार्ट टू होल, अंश से पूर्ण की ओर। पहले किसी चीज को भाग में सिखाएं, फिर उसे पूरा पूरा जोड़कर सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम मोटिवेशन टू लर्निंग, प्रेरणा से शिक्षा की ओर। पहले हमें स्टूडेंट को इंगेज करना चाहिए, मतलब प्रेरित करना चाहिए, उसके बाद उन्हें अच्छे से सिखा पाएंगे। फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्सपीरियंस, तो सबसे पहले गतिविधि, फिर उसके बाद अनुभव सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम कॉपरेशन टू सेल्फ डिपेंडेंस, जिसमें सहयोग से स्वावलंबन की ओर। शुरू में ही शिक्षक का सहयोग हो, जैसे इसका फोल्डिंग होता है कि हम एक बार इसका फोल्डिंग देते हैं, उसके बाद कम कर देते हैं, एक बार मदद करते हैं किसी बच्चे की, उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे उसका रेशियो कम कर देते हैं ताकि बच्चा खुद आत्मनिर्भर बन सके। तो ये आपका मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है। नेक्स्ट है 3.2 स्टेजेस ऑफ टीचिंग। अब स्टेजेस ऑफ टीचिंग हम अगर ढूंढने जाएं तो इसी अलग से नहीं मिलेगा, अलग से कुछ और मिलेगा। तो आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस में आपके दिया हुआ है। जैसे स्टेजेस ऑफ टीचिंग जो है उसमें प्लान है, इम्प्लीमेंट है, इवेलुएट है, रिफ्लेक्ट है। ठीक है, ये आपके कुछ स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम टीचिंग की जो स्टेजेस की बात करें, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है। ठीक है, उसमें जैसे लेसन प्लान की तैयारी करते हैं, कौन कौन सी सामग्री होगी, कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, कौन सा टीएलएम होगा, मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम तैयार करते हैं। दूसरा होता है इम्प्लीमेंट। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्लानिंग की हुई होती है उसको हम कक्षा में लागू पढ़ाते हैं। ठीक है, योजना के अनुसार कक्षा में पढ़ाना। शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री और तकनीकी का जो भी चीजें हम लेके आते हैं उसका उपयोग करते हैं। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेज है मूल्यांकन। हम ये जांचते हैं कि छात्रों ने कितना सीखा है। अब इसमें दो तरीके से हो सकता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो हम हमेशा क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्यूशन करते हैं जिसमें सुधार हो सके। बीच में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम बीच में टेस्ट करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। ठीक है, अब ये कई तरीके से हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, एक्टिविटी आधारित भी हो सकता है। अब इसमें छात्रों के सीखने और समझने की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट, जिसमें शिक्षक स्वयं के शिक्षण पर विचार करता है कि उसने जो भी पढ़ाया है वो रिलायबल है या नहीं, क्या अच्छा हुआ है, उसे क्या सुधार करना चाहिए, वो ये तय करता है। भविष्य के लिए शिक्षण की रणनीति बनाता है।
नेक्स्ट है 3.3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, जिसमें स्टेजेस लर्निंग की जो है वो आपकी एक्विजिशन है, मेंटेनेंस है, जनरलाइजेशन है, ये तीन है। तो पहला है अधिग्रहण, ये शिक्षा का प्रारंभिक चरण है, मतलब लर्निंग का प्रारंभिक चरण है। इसमें क्या होता है, छात्र नई जानकारी और कौशल या व्यवहार सीखते हैं, मतलब एक्वायर करते हैं कोई भी चीज। जैसे मॉडलिंग और मार्गदर्शन से सीखना, बच्चा पहली बार अगर जोड़ सीखता है तो वो क्या करता है, उसको एक्वायर करता है। दूसरा है मेंटेनेंस, अब जो भी सीखी गई जानकारी उसको लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, ये मेंटेनेंस में होता है। तो इसमें अभ्यास और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। सामान्यीकरण जो होता है, सीखा हुआ ज्ञान या कौशल विभिन्न परिस्थितियों में लागू करना। ठीक है, छात्र सीखी गई बातों का प्रयोग नए या अलग संदर्भों में कर सकते हैं। उदाहरण, बच्चा जोड़ का ज्ञान दुकानदार के साथ लेन देन में प्रयोग करता है। नेक्स्ट हम बात करें 3.4 की लर्निंग इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, दो तरीके के लर्निंग इन्वायरमेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। तो हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट की। फिजिकल इन्वायरमेंट जो बच्चे का क्लासरूम है, जो बहुत से भौतिक स्थान होते हैं, संसाधन होते हैं जहाँ पर अधिगम होता है। अब इनका जो प्रभाव होता है सीधा पड़ता है बच्चों पर। इसके जो मुख्य तत्व होते हैं, इसमें कक्षा का स्थान हो गया, उसका डेकोरेशन हो गया, वेंटिलेशन हो गया, कितनी लाइट आ रही है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, टीएलएम, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर हो गया, कितनी शांति रहती है, कितनी सफाई रहती है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परिवेश, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है, ये कक्षा का भावनात्मक और मानसिक माहौल होता है। इसमें जो बच्चे की सीखने की इच्छा होती है, आत्मविश्वास और भागीदारी इसमें प्रभावित होती है। तो इनके मुख्य तत्व हैं, शिक्षक का व्यवहार सहयोगी है या कठोर है बच्चों के साथ, छात्र छात्रा के बीच संबंध क्या है, प्रशंसा, प्रोत्साहन और आत्मीयता, तनाव मुक्त और भयमुक्त वातावरण, ज़्यादा तनाव मुक्त है या ज़्यादा डर वर का माहौल है तब भी प्रभावित होता है ज़्यादा, सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है या नहीं है। तो इस तरीके के से साइकोलॉजिकल और फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 3.5 लीडरशिप रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम, स्कूल एंड कम्युनिटी। तो लीडरशिप रोल जो होता है टीचर का क्लासरूम में, स्कूल में और कम्युनिटी में कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इन द क्लासरूम का देख लेते हैं, कक्षा में कैसा रोल होता है। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का संचालन होता है, छात्रों में अनुशासन, आत्मविश्वास, सहभागिता को प्रोत्साहित करना कराना होता है, मतलब जो भी डिसिप्लिन होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समझकर पढ़ाना, मतलब जो उनकी डाइवर्स नीड होती हैं उनको समझकर पढ़ाना, सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बनाना। नेक्स्ट है इन द स्कूल, स्कूल की बात करें तो यहाँ पर कैरिकुलम का जो भी प्लानिंग होती है, शैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी होती है, वो सुनिश्चित करना होता है, सहकर्मी शिक्षकों के साथ सहयोग और नेतृत्व करवाना, मूल्यांकन, समय सारणी, परीक्षा आदि कार्यों का संचालन करवाना, नवाचार व नई शिक्षण विधियों को लागू करना, ये सारे स्कूल में रोल होते हैं टीचर्स के। नेक्स्ट हम बात करें इन द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में क्या रोल होता है, अभिभावक और समुदाय के साथ संवाद स्थापित करना, सामाजिक मुद्दों जैसे बालक शिक्षा, बालिका शिक्षा पर जागरूकता फैलाना, समुदाय को शिक्षा की ओर प्रेरित करना, स्कूल और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करना, ब्रिज के का काम करना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल 4 है। मॉड्यूल 4 जो है वो है ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड स्कूल सिस्टम। तो 4.1 हम देख लेते हैं, असेसमेंट कन्वेंशनल मीनिंग एंड कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। सबसे पहले कन्वेंशनल मीनिंग जो होता है, पारंपरिक अर्थ क्या होता है असेसमेंट का, वो देख लेते हैं। पारंपरिक अर्थ जो होता है, उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान, समझ और कौशल की जांच करना। इसमें क्या होता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स की जांच करना होता है। आमतौर पर ये जो परीक्षा होता है, टेस्ट या फिर क्वेश्चनर आदि के माध्यम से किया जाता है, जो हमेशा से चला आ रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से ये तय किया जाता है कि छात्र ने कितना सीखा, और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे वार्षिक परीक्षा हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गया, एमसीक्यू टेस्ट हो गया। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, इसमें मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, मतलब इसमें माना गया कि जो मूल्यांकन होता है वो बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया उसका हिस्सा है।
ये केवल अंक देने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि छात्रों की सोच, विश्लेषण और समस्या को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब सिर्फ मार्क्स देने के लिए ये मूल्यांकन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, एनालिसिस है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें स्टूडेंट की भागीदारी, फीडबैक, प्रोजेक्ट, समूह चर्चा, प्रेजेंटेशन आदि को महत्व दिया जाता है। अब उदाहरण क्या है, इसके पोर्टफोलियो है, सहपाठी मूल्यांकन है, शिक्षण की टिप्पणियां हैं, गतिविधि आधारित मूल्यांकन, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करें 4.2 असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, मीनिंग एंड डिफरेंस। तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है, मूल्यांकन ये जानने के लिए होता है कि छात्र ने कितना और क्या सीखा। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हमने सीखा है उसमें से बच्चों ने कितना और क्या सीखा। तो ये हमेशा कब होता है, परीक्षा के अंत में हो किया जाता है, परिणाम आधारित होता है। इसमें ग्रेड और अंक दिए जाते हैं, शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, जैसा शिक्षक परीक्षा लेना चाहे वैसा ले सकता है। तो वार्षिक परीक्षा होती है, यूनिट टेस्ट होता है, बोर्ड परीक्षा होती है। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसका जो अर्थ है, ये सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन है। इसमें सीखते समय किया जाता है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम सिखा रहे हैं तो कर सकते हैं, तो उसमें सुधार हो सकता है। तो वैसे ही असेसमेंट फॉर लर्निंग भी है, तो इसमें सुधार और फीडबैक पर केंद्रित होता है, छात्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, छात्र और शिक्षक दोनों की भागीदारी होती है। अब इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, मौखिक प्रश्न हो गया, परियोजना कार्य हो गया, समूह चर्चा हो गया, टीचर डिस्कशन भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो सीखा हुआ मापना होता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने में सहायता देता है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका उद्देश्य जो होता है, समय सीखने के बाद हम कर सकते हैं, और इसमें सीखते समय कर सकते हैं। इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, रिजल्ट होता है, और इसका फीडबैक होता है, मतलब इसमें सुधार हो सकता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में भूमिका जो होती है, शिक्षक मूल्यांकन करता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग में छात्र भी सक्रिय भागीदार होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4.3 देखते हैं, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग असेसमेंट, इवेल्युएशन, मेजरमेंट, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम असेसमेंट देख लेते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब छात्र की सीखने की प्रक्रिया, समझ और कौशल का व्यापक विश्लेषण, इसमें सीखने में सुधार लाना, ये निरंतर और इसका बहुत ब्रॉडर एरिया होता है। नेक्स्ट हम बात करें इवेल्युएशन की। तो शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता का निर्णय देना, मतलब इसमें हम जजमेंट ले सकते हैं, योग्यता या सफलता की स्तर की पहचान करने के लिए होता है, मूल्य आधारित निर्णय होता है। मेजरमेंट क्या होता है, उपलब्धि को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है, मतलब इसमें हम क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। प्रदर्शन की मात्रात्मक अभिव्यक्ति होती है, संख्याओं में परिणाम जैसे मतलब कोई भी अंक ले सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है वो भी ले सकते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है, क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टेस्ट की। टेस्ट जो है छात्र की जानकारी या कौशल को जांचने के लिए एक उपकरण है। ठीक है, इसमें सीखने का जो स्तर होता है उसका पता लगता है, संक्षिप्त और केंद्रित होता है। एग्जामिनेशन की बात करें तो छात्रों की अधिगम, योग्यता और औपचारिक जांच, मतलब एक फॉर्मल टेस्टिंग होता है एग्जामिनेशन, जिसमें छात्रों ने कितना सीखा उनके अधिगम की जांच कर सकते हैं, और ये अंतिम परिणाम के लिए जांच किया जाता है। इसकी जो विशेषता होती है, लंबा होता है, औपचारिक और नियमित होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें डिफरेंस जो है, असेसमेंट की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण होता है, इसमें सुधार और मार्गदर्शन दोनों हो सकता है, रूप सतत और व्यापक होता है। इवेल्युएशन की बात करें तो इसमें डिसीजन ले सकते हैं, योग्यता निर्धारण कर सकते हैं, इसकी जो गुणवत्ता का मूल्यांकन है, इसमें गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है। रूप क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट मेजरमेंट की बात करें तो अंकों में मापन होता है, मतलब इसमें संख्यात्मक रूप में मापन, क्वांटिटी माप सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, और रूप क्या होता है, मात्रात्मक होता है। टेस्ट है जो है कौशल ज्ञान की जांच, और उद्देश्य क्या है, विशिष्ट जानकारी जांच सकते हैं। रूप क्या है, संक्षिप्त उपकरण है, मतलब एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। एग्जामिनेशन की बात करें, संपूर्ण मूल्यांकन, जितना भी मूल्यांकन होता है वो सारा एग्जामिनेशन में आता है। ये अंतिम निर्णय, मतलब लास्ट में डिसीजन लेना होता है तब एग्जामिनेशन करवाते हैं। और ये
इसका रूप होता है फॉर्मल होता है और निर्धारित समय होता है, जैसे 3 घंटे की अवधि दे दी गई तो वो 3 घंटे तय है। नेक्स्ट है 4.4 फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन का आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। इसमें भी अगर आप को मैं बीच में बताया भी है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान कर सकते हैं ताकि फीडबैक मिलके उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, सीखने के बीच में होता है, सुधार और मार्गदर्शन के लिए होता है, शिक्षक और छात्र दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट बात करें समेटिव इवेल्युएशन की, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसके अंत में होता है। इसमें ये देखा जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा। अब इसका अध्याय कोर्स के अंत में होता है। इसमें ग्रेड और अंक देने के लिए होता है, औपचारिक और अंतिम निर्णय के लिए होता है। नेक्स्ट है करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट, पाठ्यक्रम आधारित मापन। इसका अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की प्रगति को नियमित रूप से पाठ्यक्रम के अनुसार मापा जाता है। छोटे छोटे परीक्षण नियमित रूप से होते रहते हैं। इसमें छात्र की प्रगति पर निगरानी रखी जाती, परिणामों के आधार पर शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। इसके रेफरेंस लिखे हैं। तो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन जो होता है कब किस समय होता है, सीखते समय, और उद्देश्य क्या होता है, सुधार और फीडबैक के लिए होता है। उदाहरण जो है गतिविधि टिप्पणियां। समेटिव कोर्स के अंत में होता है। उद्देश्य अंतिम मूल्यांकन और ग्रेड होता है। उदाहरण जो होता है परीक्षा और टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कैरिकुलम बेस्ड मेजरमेंट, नियमित रूप से हमेशा सतत होता रहता है। और उद्देश्य जो होता है जो प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करने के लिए और सुधार करने के लिए होता है। इसमें साप्ताहिक और छोटे टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है रिविजिटिंग की कॉन्सेप्ट इन स्कूल इवेल्युएशन, फिल्टरिंग लर्नर मार्क्स, क्रेडिट, ग्रेडिंग, चॉइस, अल्टरनेट सर्टिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल एक्सटर्नल, प्रोपोर्शन, इम्प्रूवमेंट ऑप्शन। तो सबसे पहले बात करें फिल्टरिंग लर्नर्स क्या होता है। छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर छांटना, जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर कहीं भी कोई कोर्स करना होता है तो वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम का ये मतलब होता है, मतलब उनको सेलेक्ट करने के लिए उनकी योग्यता के आधार पर, तो वो फिल्टरिंग लर्नर्स होता है। दूसरा जो है अंक, संख्यात्मक मापन होता है। छात्र के प्रदर्शन को अंकों में दर्शाता है, कभी कभी केवल रटने पर आधारित होता है, इसमें रट्टाफिकेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट है क्रेडिट, कोर्स या विषय को पूरा करने पर मिलने वाली शैक्षणिक मान्यता उच्च शिक्षा में उपयोगी होती है। ये हायर एजुकेशन के लिए क्रेडिट होता है। ये वर्कलोड के आधार पर डिवाइड होता है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग, अंक के बजाय श्रेणी में, जैसे ए बी सी डी ई एम इस तरीके से देते हैं, तो वो ग्रेडिंग होता है। इसे तनाव को कम करना है, तुलना से बचाता है। मतलब जैसे किसी को मार्क्स मिल जाते हैं तो ज्यादा मिल जाते हैं, अब इसमें ए बी सी करके मिलता है तो उसमें ज्यादा समझ में नहीं आता है और ज्यादा तनाव नहीं होता है। नेक्स्ट है चॉइस, विकल्प, छात्रों को विषय गतिविधियां मूल्यांकन के तरीके को चुनने में स्वतंत्रता होती है, मतलब वो किस तरीके से एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए चॉइस। ट्रांसपेरेंसी, मूल्यांकन प्रक्रिया स्पष्ट खुली मतलब एकदम क्लियर होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, छात्रों और अभिभावक दोनों को जानकारी मिलनी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट है इंटरनल एक्सटर्नल प्रपोर्शन, तो इसमें आंतरिक मूल्यांकन होता है शिक्षक द्वारा और बाह्य परीक्षा बोर्ड आदि का संतुलन। अधिक आंतरिक मूल्यांकन से सतत निगरानी होती है वो संभव होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑप्शन, छात्रों को कम प्रदर्शन के बाद दोबारा सुधार का मौका, अगर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो उसके बाद दोबारा सुधार का मौका मिलता है। सीखने को बढ़ावा देने वाला एक दृष्टिकोण कहलाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 5, यूनिट 5, असेसमेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिस। तो इसमें 5.1 है स्ट्रेटेजी जो है असेसमेंट की, वो है ओरल, रिटन, पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, ग्रुप डिस्कशन, ओपन बुक टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, अनटाइम टेस्ट, टीम टेस्ट, रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग, लैंडमार्क, क्लोज सेट, ओपन सेट एंड अदर इनोवेटिव मेजर्स, मीनिंग एंड प्रोसीजर। सबसे पहले हम ओरल की बात करें, आप सबको भी ये चीजें आती होंगी तो हम ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओरल मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर विद्यार्थी की समझ को परखना, ठीक है। दूसरा रिटन होता है, लिखित उत्तरों के माध्यम से। पोर्टफोलियो जो है विद्यार्थी के कार्यों का संग्रह, उसकी प्रगति दिखाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है विद्यार्थी के व्यवहार और गतिविधियों को देखकर मूल्यांकन करना। प्रोजेक्ट जो है किसी विषय पर विस्तृत कार्य करवाना। ग्रुप डिस्कशन,
किसी विषय पर समूह में चर्चा द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं। ओपन बुक टेस्ट जो है किताब खोलकर उत्तर देने की अनुमति देते हैं। सरप्राइज टेस्ट कभी भी अचानक से ले सकते हैं। ठीक है, असमय बद्ध अनटाइम टेस्ट जो होता है समय सीमा के बिना मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट, टीम टेस्ट जो होता है समूह में मिलकर दिया गया टेस्ट होता है। लर्निंग लैंडमार्क रिकॉर्ड जो होता है विद्यार्थी की सीखने की मुख्य उपलब्धियों का रिकॉर्ड होता है। क्लोज सेट, ओपन सेट जो होता है क्लोज रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ओपन सेट उत्तर विद्यार्थी की सोच पर आधारित होते हैं, मतलब इसमें ओपन में आप अपनी राय लिख सकते हैं, लेकिन क्लोज में आपको जैसे कोई एक शब्द लिखना होता है या फिर एक ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य नवाचारी उपाय, तकनीकी खेल, कहानी, चित्र, रोल प्ले आदि के माध्यम से मूल्यांकन। नेक्स्ट हम बात करें 5.2 टाइपोलॉजी एंड लेबल ऑफ असेसमेंट आइटम्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्रेंशियल लेबल। तो सबसे पहले हम टाइपोलॉजी की बात करते हैं, तो दो होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ठीक है, अब ओपन एंडेड की बात करें तो उत्तर सीमित नहीं होते, इसमें विद्यार्थी के लिए कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी क्या राय है, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है, जैसे आप स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव कैसे समझ सकते हैं, अब यहाँ पर आपको अपने थॉट लिखने पड़ते हैं। क्लोज एंडेड जो है पूर्व निर्धारित होते हैं, जिसमें विकल्प दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर दिया, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की, अब इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, जो भी होगा उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, लेबल ऑफ असेसमेंट की बात करें तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इन्फ्रेंशियल लेवल होता है। तो डायरेक्ट की बात करें, स्पष्ट तथ्यों की जानकारी पर आधारित होता है, जैसे भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, सीधे सीधे। ठीक है, और इनडायरेक्ट जो होता है जानकारी का संकेत मिलता है, उत्तर निकालना पड़ता है इसमें। ठीक है, जैसे उस नेता का नाम बताइए जिसने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन्फ्रेंशियल लेवल, तर्क और विश्लेषण द्वारा उत्तर निकालना पड़ता है, जैसे आपके अनुसार दांडी यात्रा का सामाजिक प्रभाव क्या था और क्यों, मतलब इसमें हम लॉजिक लगाते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है 5.3 एनालिसिस, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फीडबैक एंड पेडागोजी डिसीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एनालिसिस क्या है। विश्लेषण जो है इसका अर्थ जो है विद्यार्थी के प्रदर्शन की गहराई से जांच। इसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे इसका उद्देश्य होता है कमजोरियों और क्षमताओं की पहचान करना। रिपोर्टिंग की बात करें तो सीखने के निष्कर्षों को साझा करना, जो भी प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं, ग्रेड, टिप्पणियां ग्राफ के रूप में। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, सीखने और मूल्यांकन से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित करना, तो वो डॉक्यूमेंटेशन होता है जैसे आपकी रजिस्टर हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, डिजिटल रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट है फीडबैक, विद्यार्थी को सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना, अब इसमें रिवॉर्ड्स हो सकता है सुधारात्मक, क्या सुधार सकते हैं। शैक्षिक निर्णय, पेडागोजिक डिसीजन, शिक्षण की योजना में बदलाव करना, विश्लेषण, फीडबैक और दस्तावेज के अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5.4 असेसमेंट ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, एग्जाम्शन, कंसेशन, एडॉप्टेशन एंड एकोमोडेशन। तो सबसे पहले एग्जाम्शन की बात करें तो कुछ विशेष विषयों या गतिविधियों से विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुक्त करना, मतलब जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जाम्शन छूट की बात करें तो जैसे कोई बच्चे हैं, ठीक है, कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है वो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जैसे इसमें एग्जांपल दिया दृष्टिहीन विद्यार्थियों को चित्रांकन विषय से छूट देना, अब उनके लिए वो पूरी तरीके से छूट दे दिया गया है। कंसेशन जो है परीक्षा में कुछ विशेष सुविधाएं देना, जैसे राइटर दे सकते हैं, अतिरिक्त समय दे सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, और जो भी प्रश्न पत्र है वो सरल दे सकते हैं, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एडॉप्टेशन, शिक्षण और मूल्यांकन विधियों में बदलाव करना, मतलब जो भी शिक्षण और मूल्यांकन विधियां हैं वो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हैं वैसे डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए नहीं होती हैं, उनके लिए अलग होती हैं, मतलब उनके लिए उसमें बदलाव कर देते हैं। एकोमोडेशन जो होता है सीखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वातावरण या संसाधन में परिवर्तन करना, जैसे व्हील चेयर हो गया, उपयोगकर्ताओं के लिए बैठने की अलग व्यवस्था, ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5.5 स्कूल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ करंट एग्जामिनेशन प्रैक्टिस एंड देयर assumption अबाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एफर्ट फॉर एग्जाम रिफॉर्म,
comprehensive and continuous evaluation NCF 2005 and RTE 2009। तो क्रिटिकल रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले वर्तमान परीक्षा प्रणाली की जो है, इसमें सबसे ज्यादा रट्टा आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अंक और ग्रेड को ही, मतलब अगर मार्क्स मिल गए, अच्छे ग्रेड मिल गए, तो उसी को सफलता का मापदंड मान लिया जाता है। रचनात्मक मूल्य सोचने की क्षमता जो है वो अनदेखी, कहीं ना कहीं अनदेखी कर दी जाती है। एकल परीक्षा सिंगल टेस्ट होता है, पूरी समझ नहीं आकी जाती है कि बच्चे को कितना आता है। मान्यताएं जो है, जंक्शन जो है, सभी विद्यार्थी एक ही गति और तरीके से मापे जाते हैं। केवल लिखित परीक्षा ही ज्ञान का माप है। परीक्षा सुधारों के प्रयास जो है, फर्स्ट फॉर रिफॉर्म एग्जामिनेशन, तो सीसीई आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, जिसमें साल भर लगातार हर पहलू, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, केवल लिखित नहीं, मौखिक, परियोजना, गतिविधि आदि से मूल्यांकन कर सकते हैं। कमजोर विद्यार्थियों को सुधारने के अवसर मिलते हैं। सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो है, तो इसमें रचनात्मक, सहभागी और समझ आधारित शिक्षण की बात की गई। परीक्षा का डर खत्म करने की बात की गई। मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा बनाने की बात की गई। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन, तो इसमें प्रावधान था 1 से 8 तक बिना परीक्षा के प्रमोशन, नो डिटेंशन पॉलिसी बताई गई। सतत मूल्यांकन की सिफारिश की गई। बाल केंद्रित और समावेशी शिक्षा की बात की गई। तो ये आपका कंप्लीट हो गया लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट का पेपर। नेक्स्ट पेपर जो है वो बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो अच्छी बात है। और आप ध्यान से पढ़िए। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे ही प्यार देखते रहिए। एक बार फिर बोलूंगी कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ताकि मुझे भी रीइंफोर्समेंट मिले और मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू।